जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। आप सभी को पता है वैकेंसी आई है, इससे पहले भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते थे। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ साथ आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हैं, चाहे वो यूपी आपके आरपीएफ कांस्टेबल को हैं, एसआई के हैं, आज हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जी, जिसमें दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और उम्मीद कीजिए ये बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होगा और एक अच्छा स्कोर आप लोग करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपका स्कोर कितना रहता है लास्ट में हमें ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इसको पूरा देखिए और फिर बताइए आपने कितना स्कोर किया। एक बेहतरीन स्कोर आप इसमें करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि 50 में से लगभग आपने कितना किया। ठीक है, अगर गिनती कीजिए तो और भी बढ़िया बात है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आप सभी को उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पता होना चाहिए। इसे हम लोग उद्देशिका यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, और बाद में यही हमारी क्या बना, प्रस्तावना बना। यही क्या बना, हमारी प्रस्तावना बना। क्या बना, प्रस्तावना बना। ठीक है, प्रस्तावना को 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और इसको जो संविधान सभा ने मान्यता दी थी 22 जनवरी 1947 को। कब दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को इसको मान्यता दी गई थी। किसने, संविधान सभा के द्वारा। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, उम्मीद है पता होगी। ठीक है, 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने पेश किया था। प्रस्तावना को कहाँ से हमने लिया है, प्रस्तावना को अमेरिका से लिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे इसको अमेरिका से। ठीक है, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा पूछी जाती तो वो याद रखें, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। कई बार मैंने यह बात आपको बताई है, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा को हमने लिया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से संविधान से लिए गए। ठीक है, अभी हमने क्या देखा दोस्तों, अभी हमने देखा कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई। तो हमने क्या बोला कि प्रस्तावना अमेरिका से ली गई और उसमें जो शामिल ऑस्ट्रेलिया से क्या ली, प्रस्तावना की भाषा ली है। जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। लेकिन प्रस्तावना में देखिए क्या शामिल, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो सिद्धांत हमें प्रस्तावना में भी देखने को मिलते हैं। ये हमने दोस्तों फ्रांस के संविधान से लिए। कहाँ से दोस्तों, फ्रांस से लिए। कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए। ठीक है, याद होनी चाहिए, उम्मीद हम सभी को पता होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाए जाएंगे। अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा, डीपीएसपी की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जिनकी चर्चा संविधान के भाग 4 में देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है, संविधान के भाग कौन सा है, भाग 4 में देखने को मिलती है। और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अगर हम ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई। क्लियर है, अनुच्छेद क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद अगर 41 पूछा जाता तो अनुच्छेद 41 आपने पढ़ा होगा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में क्या हो जाएगा, कुछ दशाओं में क्या होता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार क्या होता है, अनुच्छेद 41 में होता है। अनुच्छेद 43 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग और निर्वाह मजदूरी की बात करता है वो यहीं पर देखने को मिलती है। अनुच्छेद 42 में जो जैसे प्रसूति सहायता, इसमें कुछ मतलब कुछ न्याय संगत दशाओं में प्रसूति सहायता आदि पाने का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 42 में देखने को मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शर्त नहीं है। देखिए आपको पता है भारतीय नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो भाग की बात करते हैं, भाग संविधान में बहुत पूछे जाते हैं अनुच्छेद में। तो भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी में चर्चा देखने को मिलती है। और कहाँ से ली है, हमने ब्रिटेन से, यहाँ पर हमने नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया है, नागरिकता और ब्रिटेन से ग्रहण किया है। और भारत में कैसी नागरिकता, तो क्या बोलेंगे, एकल नागरिकता का प्रावधान। कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये भी बात आपको याद रखनी। कैसी नागरिकता, तो क्या बोलेंगे, एकल नागरिकता का हमने प्रावधान किया है। ठीक है, अच्छा नागरिकता अधिनियम भारत में कब बना, अगर नागरिकता एक्ट पूछ लिया जाए, जो नागरिकता अधिनियम है वो 1955 में नागरिकता का अधिनियम कब बना था, 1955 में नागरिकता का अधिनियम बना था, जिसमें हमें 5 शर्तें देखने को मिलती। कौन कौन सी दोस्तों, 5 शर्तें देखने को मिलती हैं। तो इनमें से कह रहा कौन सी नहीं, तो संपत्ति अधिग्रहण, ये जो है वो आपकी नहीं है। जन्म होता है, वंश होता है, देशीकरण होता है, एक आपका पंजीकरण हो जाएगा, एक आपका कौन सा हो जाएगा, पंजीकरण, एक आपका पंजीकरण होता है। और एक क्या होता है, एक जो होता है समष्टि के आधार पर, मतलब नागरिकता जैसे प्राकृतिक और समष्टि के आधार पर। देशीकरण जन्म हो गया, वंशानुगत, और प्राकृतिक और क्या बोलेंगे जो संपत्ति नहीं होता इसकी यहाँ पर, जैसे आपने कोई जैसे बांग्लादेश मान लिया, बांग्लादेश से हमने कोई भारत में हिस्सा मिलाया, या किसी अन्य देश से हमने कोई हिस्सा मिलाया है भारत में, तो वहाँ के जो लोग आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी। 5 आधार होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, संपत्ति अधिग्रहण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। अनुच्छेद 53 में दोस्तों क्या कहता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी कि कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं वो आपको अनुच्छेद 53 में दी गई हैं। अनुच्छेद 60 में जो इसकी
राष्ट्रपति की शपथ हमें कहाँ पर अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ देखने को मिलती है। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। याद रखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, जो कि अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लग सकती है? आपको पता होगा, अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं, धन विधेयक की, तो अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की चर्चा देखने को मिलती है। धन विधेयक की चर्चा जो है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? अनुच्छेद 110 में। लेकिन अगर धन विधेयक की प्रक्रिया पूछी है तो वो 109 में। 109 में क्या है? जो धन विधेयक है दोस्तों, जो धन विधेयक इसकी जो प्रक्रिया है, धन विधेयक की प्रक्रिया हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो हमें 109 में देखने को मिलती है। जैसे पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा अपने पास इसको 14 दिन तक रख सकती है। इसमें कोई भी सुधार राज्यसभा नहीं कर सकती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा आप लोग ना समझिए कि इसमें सब पॉलिटी का क्वेश्चन है। हमने सीरीज से रखी है, पॉलिटी है, फिर ज्योग्राफी है, फिर साइंस है, मतलब फिर हिस्ट्री है, फिर आपका क्या नाम उसका इकोनॉमिक्स है, फिर आपका कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चन रखें, तो हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बारी बारी से। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? अब भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है, आप सभी को पता होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन हमें देखने को मिलता है। निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग की अगर हम स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। इसलिए हम हर वर्ष 26 जनवरी को जो निर्वाचन दिवस है उसके रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? देखिए, संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 368 के माध्यम से आप भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। याद रखें, 1951 में हुआ था। इसमें 9वीं अनुसूची भी जो थी, उसमें 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 148 में इसका हमें वर्णन देखने को मिलता है। किसका? अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन देखने को मिलता है। इसकी जो नियुक्ति करता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको हटाता कौन है, तो हटाएगा क्या? हटाता है या नहीं? इसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको हटा नहीं सकता। इसको संसद के दोनों सदन हटाते हैं। कौन? जो संसद रहती है वो इसको संसद हटाती है। ठीक है, संसद जो है समावेदन के द्वारा इसको, मतलब चुनाव निर्वाचित जैसे संसद हटाती है, अपनी एक प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाती है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं? संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? जिनका संविधान बनने के समय उसमें अनुच्छेद के रूप में वर्णन किया गया, वो होते हैं आपके संविधान में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आप 148 अनुच्छेद में देखते हैं। चुनाव आयोग अभी हमने बात की, कितने में देखने को मिलते हैं? 324 में। राज्य के लोक सेवा आयोग भी आपको देखने को मिलते हैं अनुच्छेदों के रूप में। इसमें हमें जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं वो भी आपको अनुच्छेद के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग है, ये 2005 में एक एक्ट बनाया गया था। कब दोस्तों? ये 2005 में एक एक्ट बनाया गया था, उसी के द्वारा इसकी नियुक्ति हुई है। ये आपका कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी से रखा है। देखिए, ज्योग्राफी से बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे बोलते हैं, इसका आकार कैसा? जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा आपको बताना है। ठीक है, आकाशगंगा जो होती है इसमें असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। याद रखेंगे। ठीक है, तो आकाशगंगा सर्पीली कार होती है। क्या बोलते हैं? ये सर्पीली कार है। सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? जो एक विषुव होता है, जिसे इक्विनोक्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो कितनी बार आता है? एक वर्ष में कितनी बार आता है? ठीक है, देखो जो विषुव होता है वो 2 बार आता है। एक वर्ष में कितनी बार आएगा दोस्तों? 2 बार। कब आता है ये भी लिख लीजिए। एक तो आपका 21 मार्च को आता है। एक कब आता है दोस्तों? एक 21 मार्च को आता है, और एक आता है आपका 23 सितंबर को। एक कब आता है? 23 सितंबर को आता है। क्लियर है? 21 मार्च और 23 सितंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी किरणों को कौन सुरक्षित रखता है? पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी किरणों से कौन सुरक्षित रखता है? जो पृथ्वी है उसको सूर्य की परावैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे कौन सुरक्षित रखता है? तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हम समताप मंडल जब पढ़ते हैं, समताप मंडल, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किस पर दोस्तों? समताप मंडल में। समताप मंडल पर जो पाई जाती है परत है, वही जो होती है वो परावैंगनी विकिरणों को सुरक्षित रखती है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, फिर आप भूटान का साम्राज्य देश हिमालय में स्थित है। तो भूटान जो है वो हिमालय के किधर स्थित है आपको बता। देखो, भूटान की बात करते हैं, इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये प्रसिद्ध राज्य है
देखो आपको पता है, अगर हम भूटान की बात करते हैं तो इस तरीके से आपका ये आपका अगर भारत इस तरीके से मान लिया भारत आपका है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका सिक्किम पड़ जाता है, ये भूटान पड़ता है, ठीक है। तो हिमालय का विस्तार वो इसी साइड है ना, इसी साइड हिमालय का है, ठीक है। तो हिमालय के किस भाग में, बिल्कुल हिमालय के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है, पूर्वी भाग में। हालांकि हिमालय का विस्तार इस तरफ तक आता है, तो ये एक हिसाब से उत्तर में भी हो जाएगा, लेकिन मेन हिमालय तो यही वाले हैं, मेन हिमालय तो हम लोग यहीं पर मानते हैं। तो हिमालय के किस टाइप में, पूर्वी टाइप में हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो भूटान है, भूटान इससे भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य, तो आपको पता होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आते हैं, ये आपका सिक्किम हो गया, ये आपका भूटान है, ठीक है। इधर तो आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका सबसे ज़्यादा अगर भूटान से सीमा साझा करता है वो असम है, सबसे ज़्यादा कौन सीमा साझा करता है, असम। और इधर आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है, और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा। तो 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं, कितने, 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा सीमा असम सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ये भी याद रखेंगे। कौन सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, असम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय कितना आगे है, तो ये कितनी आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, याद आगे पीछे अगर पूछा तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय समय कहाँ से कब डिसाइड है, तो 82.5 डिग्री, कितना, 82.5 डिग्री डिसाइड है, याद रखेंगे, 82.5 डिग्री याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी किस श्रृंखला से निकलती है। देखो लूनी नदी की एक खास आदत है, आदत क्या है इसकी, ये दोस्तों आप जाएंगे तो थार के मरुस्थल में क्या होती है, लुप्त हो जाती है। थार के मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल होता है उसमें क्या होता है, विलीन हो जाती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, ये विलीन हो जाती है, थार के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। अच्छा, निकलती कहाँ से है, तो देखो ये थार के ये उधर ही बहती, मतलब आपके ये राजस्थान वाले क्षेत्र में बहती है, और इसका जो मतलब उद्गम होता है वो अरावली से होता है, अरावली से निकलती है और वहीं पर जाकर बसती है, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पर, अरावली से निकलती है, वहीं पर जाकर ये गिरती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल की महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया। क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, हालांकि बहुत से बांध हैं लेकिन उसमें मिट्टी का बांध पूछा है, और जो ये बांध है ये केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो बाणासुर बांध के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, बाणासुर बांध के नाम से जानते हैं। कौन सा बांध हो जाएगा, बाणासुर। ये देखो वहाँ की ये केरल राज्य है, उसकी एक लोकल नदी है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, बता देता हूँ। केरल की एक छोटी नदी है, मतलब लोकल नदी है, उसको नदी का नाम क्या हो जाएगा, आपको नदी का नाम भी याद रखेंगे, करमनथोडु। क्या बोल रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, नथोडु ये नदी है, ये नदी का नाम है करमनथोडु, एक नदी है, ये आपकी केरल राज्य में बहती है। बाकी नागार्जुन सागर बांध आप सभी को पता होगा, ये कृष्णा नदी पर पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, ये कृष्णा नदी पर पड़ता है, याद रखेंगे। और कहाँ पर, तेलंगाना में, कृष्णा नदी पर तेलंगाना में पड़ता है, ये भी बात आपको रटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, बाकी आपको ये कृष्णराज सागर बांध, इसके बारे में बात कर रहा है। जो कृष्णराज सागर बांध है, ये 2-3 नदियाँ हैं, ये कर्नाटक में, जैसे कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये 3 नदियाँ मेन इंपॉर्टेंट है। कावेरी आपको याद रखनी है, कावेरी नदी पर ये पड़ता है कृष्णराज सागर बांध। और कृष्ण कहाँ है राज्य अगर पूछा जाए तो कर्नाटक, राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, ये कर्नाटक हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद मेट्टूर बांध, ये कावेरी नदी पर है, ये हाँ ये भी मेट्टूर बांध कहाँ पर है, ये भी कावेरी नदी पर है, लेकिन ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में पड़ता है। राइट आंसर बाणासुर सागर बांध होगा, केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रिम उत्पादक है, रबड़ का अग्रिम उत्पादक हो जाएगा, तो केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कहाँ पर दोस्तों, केरल में होता है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और कोयम्बटूर जो है, कोयम्बटूर में कह रहा हूँ, केरल का कोयट्टम रबड़ बोर्ड भी वहाँ पर स्थित है, ये भी बात आप सभी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई। देखिए, अगर पाषाणकालीन चित्रकला की बात करता हूँ तो ये मध्य प्रदेश की एक गुफा आपको देखने को मिलती है, भीमबेटका। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और ये NTPC में भी आया है कि जो भीमबेटका है गुफा है, अगर मेरी आपने हिस्ट्री वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर करवाई थी, उसमें ये NTPC ग्रुप D 2 में आया है क्वेश्चन की भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी, तो विष्णु वाकड़कर इनका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विष्णु वाकड़कर का नाम हो जाएगा दोस्तों, विष्णु वाकड़कर, ठीक है, याद रखेंगे। विष्णु वाकड़कर इनका नाम हो जाएगा। ये भीमबेटका की गुफाओं की खोज इन्होंने की थी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में पड़ती है, ये भी आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, जातक कथाएं से संबंधित है, तो जातक कथाएं याद रखेंगे, ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है, ये गौतम बुद्ध जो है उनके पिछले जन्मों की, जो गौतम बुद्ध हैं उनके पिछले जन्मों के बारे में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पिछले जन्म की कहानियाँ, पिछले जो जन्म हुआ उनकी क्या है कहानियाँ इसमें देखने
देखने को मिलती जातक कथाओं में। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने राज शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? अपने शासकों के चित्र वाले, जो अपने शासक थे उनके चित्र वाले सिक्के तो किसने जारी किए थे? सातवाहनों ने। और शीशे की मुद्रा अगर पूछिए, शीशे की मुद्रा किसने जारी की थी? वो भी सातवाहनों ने ही जारी की थी शीशे की मुद्रा। सातवाहन में सिमुक बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, जो इनका सातवाहनों जो थे उनका संस्थापक कौन था? सिमुक था। ठीक है, इसमें आपको बहुत जैसे राजा होल देखने को मिलता है, जिसने गाथा सप्तशती की रचना की थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक कवि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है आपको बताना है। ठीक है, अच्छा पतंजलि, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी महाभाष्य, पतंजलि की महाभाष्य आपको याद रखना, महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य इनकी रचना हो जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा चरक की चरक संहिता याद रखनी है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। ये और संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, मतलब प्रथम पुस्तक है संस्कृत भाषा की, भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, याद रखें, पाणिनि। ठीक है, और मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देती है, ये भी आपको याद रखनी है, मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें देश की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। ये कौन सी? पानीपत की नहीं, तराइन का युद्ध था। कौन का? तराइन का युद्ध था। 1192 और 1191 और 92 2 युद्ध होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और 1192 में दूसरी जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान पराजय हो जाती हैं और फिर क्या होता है? उनके तराइन के युद्ध में अपना राज्य छोड़ देते हैं, मतलब हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? अब आपसे इस्लामी चित्रकला पूछ लिया तो आपको पता हो, देखो इस्लामी चित्रकला आपको यहाँ तो वैदिक युग में देखने को मिलेगी नहीं, कहाँ पर देखने को मिलेगी? दृष्टिगोचर। उसने जब अलाई दरवाज़ा दे दिया, वैसे आप सोच सकते थे इस्लामी चित्रकला हो सकता है मुगल काल के बारे में बात करें, लेकिन उसने आपको 2 उदाहरण दिए, एक तो कुतुब मीनार का दिया और एक अलाई दरवाज़ा का दिया। कुतुब ऐबक के समय कहा, जो कि दिल्ली सल्तनत के संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया। आपने सभी ने चौसा का युद्ध जरूर पढ़ा होगा। चौसा का युद्ध जब आप पढ़ते हैं तो याद रखेंगे 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया। हालांकि जब हुमायूं हारा तो एक बेहतरीन उसकी युद्ध मतलब हार हो गई, नॉर्मल हार थी, लेकिन फिर हुमायूं दोबारा अगले साल आता है। और कब आता है? 1540 में। 1540 में दोबारा आता है, जिसे हम लोग कन्नौज की लड़ाई, इसे बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिलग्राम की लड़ाई भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखें कौन सी लड़ाई? बिलग्राम की लड़ाई भी बोला जाता है, ये भी बात आपको याद रखना। बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। और इसी के युद्ध के बाद शेरशाह पूरी तरीके से हार गया, मतलब सॉरी हुमायूं पूरी तरीके से हार गया और शेरशाह ने कब्जा कर लिया था। कन्नौज की लड़ाई है, बिलग्राम की लड़ाई 1540, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। बाबर की आत्मकथा, बाबर नामक किस भाषा में लिखी गई? बहुत फेमस क्वेश्चन है। बाबर ने जो भाषा अपनी लिखी वो तुर्की भाषा में लिखी, याद रखेंगे। तुर्की भाषा में लिखी, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने देश पर कब्जा कर लिया था, तब भारत का पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप देखते हैं 4 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कितने? 4 कर्नाटक युद्ध हुए थे। 4 कर्नाटक युद्ध में आखिर में कुल मिलाकर जो कर्नाटक युद्ध हुए उनमें अंग्रेजों की विजय हुई। और इन्हीं कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों ने क्या हुआ, अपनी अंग्रेजों के, क्योंकि अंग्रेजों से जब हार गए तो उन्होंने भारत विजय का सपना ही छोड़ दिया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 अंग्रेज युद्ध हुए थे और उसमें लास्ट में कौन जीता था? बिल्कुल, जो लास्ट में जीता था वो कौन जीता था? आपका अंग्रेज जीते थे। अच्छा, पहला कर्नाटक युद्ध अगर पूछ लिया जाए कब हुआ, तो पहला कर्नाटक युद्ध बोलेंगे 1746 से 1748 तक 2 वर्षों तक ये युद्ध चला था। और इसमें एक्सला-सेपल की संधि हुई थी। कौन सी? एक्सला-सेपल की संधि हुई थी। एक्सला-सेपल की संधि हुई थी, याद रखेंगे। एक्सला-सेपल की संधि हुई थी, याद रखेंगे। और ये ऐसे युद्ध हुए, ये हालांकि फ्रांसीसियों के लिए खतरनाक हुए साबित, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में बहुत बड़ा फर्क डालते हैं, क्योंकि वो उसमें कई राजा, अंबर का युद्ध, इसमें आप 1760 में अंबर का युद्ध पढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ युद्ध जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, भारत की भी सत्ता लड़खड़ाने लगती है और अंग्रेज जान जाते हैं कि भारत के जो शासक इतने ताकतवर नहीं, इनको हम आराम से हरा सकते हैं। और इसी कारण क्या होता है, ये अंग्रेज धीरे धीरे और शासन पढ़ना शुरू कर देते। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि अभी हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सला-सेपल की संधि जो 1748 में हुई थी, क्योंकि 1748 में ये संत हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये मद्रास, फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। हालांकि पहले युद्ध में देखा जाए तो फ्रांसीसी जीत गए थे, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक, वो तुरंत संधि कर लेते थे। और ये जो एक्सला-सेपल की संधि हुई, ये हालांकि अगर मैं पहला युद्ध देखते हैं, हालांकि मैं आप ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, ये फिलहाल भारत की ज़मीन पर हुआ ही नहीं था। ये असली युद्ध तो वहाँ ऑस्ट्रिया पर चल रहा था, क्योंकि वहाँ की गद्दी पर लेकर हुआ था, लेकिन उसकी जड़ें यहाँ तक आ गई थी। ठीक है, हालांकि इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। फिलहाल इस युद्ध के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपको जानना है हिस्ट्री को अच्छे से।
सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैंने आपको कई बार बताया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाए या सिपाही विद्रोह बोला जाए या 1857 का विद्रोह बोला जाए, इसे हम एक ही नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से, ठीक है। इसमें विलियम बेंटिंक जो था, विलियम बेंटिंक नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी कि कॉर्नवालिस जो था भारत का गवर्नर जनरल था। फिर कॉर्नवालिस ही 1858 में भारत का पहला वायसराय भी बना था, ठीक है। वायसराय कौन बना था? तो वायसराय भारत का पहला कौन बना था? कैनिंग ही बना था, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं अगला। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? बोलेंगे दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार होते हैं। कौन कौन से 3 दिल्ली दरबार आपको पता होने? 3 दिल्ली दरबार होते हैं, ठीक है, याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसने क्या पूछा? दिल्ली दरबार के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी, इनमें से किसने रखी थी? ये क्वेश्चन थोड़ा आपने अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार है कि दिल्ली आधारशिला मतलब दिल्ली की राजधानी आपको पता है, पहले राजधानी कौन था? कोलकाता था। कोलकाता 1911 में जब दिल्ली दरबार होता है, दूसरा दिल्ली दरबार, और मतलब दिल्ली दरबार ये तीसरा दिल्ली दरबार था। कौन सा? ये तीसरा दिल्ली दरबार था। दूसरा था तीसरा? पहला 77 में हुआ था, दूसरा 1905 में हुआ था, तीसरा 1911 नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ये दिल्ली दरबार हुआ था, ये दूसरा था, तीसरा मैं माफ़ी चाहूँगा। एक तो 1911 में, हाँ, ये करजन के समय दूसरा दिल्ली दरबार था। कौन सा दोस्तों? दूसरा दिल्ली दरबार था, ठीक है, ये दूसरा दिल्ली दरबार था, ठीक है। तो ये 19 करजन के समय हुआ था, इतना मुझे याद है। अब दूसरा या तीसरा में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बार इसे आप जरूर चेक कर लें, ये दूसरा था तीसरा, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। हालांकि ये करजन के समय हुआ था, ठीक। कमेंट बॉक्स में आपको थोड़ा जरूर बताना है। और इसमें जो जॉर्ज पंचम आया था, उसने क्या किया था? दिल्ली को राजधानी बना दिया था। और 1912 में क्या हुआ था? दिल्ली राजधानी बन दी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सहायक गठबंधन यानी कि 1798 में सहायक गठबंधन 1798 में देश द्वारा तैयार किया गया एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। देखो, अगर हम ध्यान से हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो जो सहायक संधि लाई गई थी, सहायक संधि जो लाई गई थी, वो किसके द्वारा लाई गई थी? बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, किसके? वेलेजली के द्वारा। लेकिन अगर इससे पहले भी अगर फ्रांसीसी गवर्नर था, कौन फ्रांसीसी गवर्नर था? नाम क्या था? डुप्ले। जो सहायक संधि लाया था, सहायक संधि का जन्मदाता अगर पूछा था, डुप्ले था। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले। लेकिन क्योंकि फ्रांस से जो था वो कुछ ही क्षेत्रों पर हिस्सा कब्जा कर पाया था, और बाद में ये कर्नाटक के युद्ध में हार भी गया था, इसलिए वो डुप्ले जो था, और क्योंकि उसका ट्रांसफ़र भी हो गया था दोबारा, डुप्ले चला गया था फ्रांस वापस, थोड़े दिन ही गवर्नर जनरल रहा, तो इसके लिए डुप्ले इसको नीतियों को आगे नहीं ले जा पाया। लेकिन बाद में इसी नीति को वेलेजली आगे ले गया। तो 1798 में वेलेजली सहायक संधि लाया था, और सबसे पहले जो सहायक संधि स्वीकार की थी वो किसने स्वीकार? निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, सहायक संधि वेलेजली लाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है। जो उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम क्षेत्र नहीं, सॉरी, भौतिक पूंजी, स्थिर पूंजी या कार्यशील पूंजी या मानव पूंजी। क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। ये कार्यशील में आती है, क्योंकि जो कच्चा माल लाएंगे उसको अब और आगे मतलब यूज करेंगे, तो कार्यशील में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति सुधारना था, या वर्ष में लाई? आप सभी को पता होगा 1950 में योजना आयोग आता है। कौन आता है? योजना आयोग लाया गया। योजना आयोग क्या करता था? योजनाएं बनाता था। और 1951 में पहली योजना लाई गई जो 1956 तक चली थी, याद रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1956 तक चली थी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? आप सभी को पता है मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो आप बोलेंगे मौद्रिक नीति जो है वो मौद्रिक एक समिति होती है, वो तैयार करती है। मौद्रिक नीति कौन? मौद्रिक समिति तैयार करती है। मौद्रिक नीति मौद्रिक समिति तैयार करती है, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर भी मौद्रिक जो नीति तैयार करता है वो आरबीआई के गवर्नर तैयार करते हैं, ये क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, ठीक है। वैसे इसमें क्या होती है? मौद्रिक नीति समिति होती है जो प्रत्येक 2 माह बाद मौद्रिक नीति जारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए। देखिए, भारत में 2 प्रकार के कर लगाए जाते हैं, एक केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार लगाती है। तो राज्य सरकार जो कर लगाती है वो शराब उत्पादन पर जो कर लगता है वो राज्य सरकार लगाती है। बाकी सीमा शुल्क, पूंजीगत लाभ या निगम कर ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो FCCB का अगर पूर्ण रूप पूछा जाता है तो बोलेंगे फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड बोलते हैं। राइट आंसर सी होगा, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? जो ऑपरेशन ग्रीन लाएगा एक योजना है, ठीक है। यह योजना भारत सरकार द्वारा 2018-19 में लाई गई, मतलब बहुत पुरानी नहीं है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। 2018-19 में ये योजना लाई गई थी, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन योजना ये मतलब क्या था? राइट आंसर इसका डी होगा, जिसे ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए लाई गई थी। मतलब जो प्याज है, आलू, टमाटर की फसलों की आपूर्ति की स्थिरता लाना, खाद्य प्रसंस्करण के रूप में आप इसे जोड़ सकते हैं, जैसे संपदा योजना आई थी।
स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग को कम करने के लिए किया गया है। जो स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम है इसका उपयोग को कम करने के लिए किया गया। किसको कम करने के लिए किया गया? तो राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या किया गया? स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर होगा। कर्नाटक का कंबाला दौड़ किससे संबंधित? देखिए कंबाला दौड़ हो गई, ये बहुत फेमस है। जैसे कंबाला दौड़ हो गई और ये नौका दौड़ आती है, आपने पढ़ी होगी। वैसे कंबाला जो है भैंसा की दौड़ है, भैंसों की दौड़ है, ठीक है, याद रखें। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है, भैंसा दौड़ हो जाती है, याद रखें। जैसे तमिलनाडु अगर आपने देखी होगी, एक फिल्म आई थी यार, पहली वो फिल्म थी टाइगर श्रॉफ की, कौन सी फिल्म थी, क्या बोलते हैं, हीरोपंथी। तो हीरोपंथी में आप देखते हैं, हीरोपंथी फिल्म में क्या होता है, तमिलनाडु में वो नौका होती है ना, नाव जो होती है उनकी जो रेस होती है वो तमिलनाडु में होती है। और तमिलनाडु का कौन सा खेल, मतलब कौन सा त्यौहार के रूप में? जल्लीकट्टू। तमिलनाडु का कौन सा था? जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू होता है, याद रखेंगे, ठीक है, जल्लीकट्टू याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा, गिद्दा। तो गिद्दा अगर पूछा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिद्दा पंजाब का है, आपको पता होगा, राइट आंसर ए होगा। पंडित जसराज किस खेल क्षेत्र से प्रख्यात हैं? पंडित जसराज किस खेल से जाने जाते हैं? तो पंडित जसराज याद रखेंगे, ये शास्त्रीय संगीतकार हैं। क्या है दोस्तों? शास्त्रीय संगीतकार हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? ये शरद पवार की आत्मकथा है। किसकी दोस्तों? शरद पवार की आत्मकथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे ये दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक हैं किसके? तो बचपन बचाओ आंदोलन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। कब? 2014 में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को की अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा 1945 में इसका गठन हुआ था। किसका? यूनेस्को का। 1945 में गठन हुआ था यूनेस्को का। 1945 में इसका गठन होता है और गठन 1945 में और मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा विक्रम साराभाई को माना जाता है। और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? ये मिसाइल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बताना हवा से क्या बोला है? हवा से मार, जमीन से हवा में मार करेगी, जमीन से हवा में मार करेगी त्रिशूल मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? त्रिशूल मिसाइल। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, त्रिशूल मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है? कौन सा वेटवेयर क्या होता है? बोलें कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, राइट आंसर क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो ये याद रखेंगे, वेटवेयर जो होता है ये आपका मानव मस्तिष्क है। क्या है दोस्तों? ये मानव मस्तिष्क है। सी राइट आंसर होगा, मानव मस्तिष्क है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पेटाबाइट PB 1024 के बराबर होता है। किसके बराबर है? 1024 भी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, टेराबाइट के बराबर होता है, टेराबाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसे आप TB के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन एक दो आपने रखे इसलिए ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो आपको दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है? लॉजिक गेट, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए लॉजिक गेट के बारे में। जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, लॉजिक गेट होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सभी लॉजिक गेट है, और है, एंड है, नॉट है, ये सभी क्या है? लॉजिक गेट है। आपने शायद साइंस में भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल या इंटर में आते हैं गेट। UDP क्या है? UDP क्या है बताइए? UDP क्या है? तो अगर UDP आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखें UDP जो होता है वो कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। क्या है दोस्तों? कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, याद रखें। UGB क्या है? UGB जो होते हैं वो UDP कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होते हैं। तो यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन किए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आएंगे। कितने क्वेश्चन आपने सही किए, लगभग कितने होंगे तब भी बताएं। और अगर वीडियो पसंद है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल का जो प्लेलिस्ट दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको सभी प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जरूर उनको देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।